हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी यात्री पर। दोस्तों, इस बात में कोई दो राह नहीं है कि विज्ञान ने हमारा काम आसान बना दिया है, लेकिन जितनी तेजी से यह प्रगति कर रहा है उतनी ही चुनौतियां कल हमारे लिए खड़ी कर सकता है। ये चुनौतियां कैसी होगी और क्या इंसानी सभ्यता आने वाले कल में इनसे पार पा सकेगी? इन्हीं सवालों का जवाब देती है डायरेक्टर किम जी वुन की 2012 में पर्दे पर धमाल मचाने वाली लाजवाब फिल्म ड्यूम्सडे बुक। तो चलिए आज फिल्मी यात्री के पिटारे से एक कहानी सुनते हैं। पूरी कहानी 3 अलग अलग भागों में विभाजित है। दोस्तों, हमारी फिल्मी यात्री की फैमिली भले ही छोटी हो, लेकिन उनका प्यार मेरे लिए बहुत ही महत्व रखता है। जो इस चैनल पर नए हैं, हमें सुनते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, कृपया कर ऐसा ना करें, सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाता रहूंगा। तो चलिए अभी फिलहाल यह कहानी सुनते हैं। कहानी के पहले अध्याय की शुरुआत एक रिसर्च लैब से होती है, जहां सीओ अपने कुछ कलीग्स के साथ अध्ययन कर रहा है। लंच का समय होता है, पर उसके दोस्त कहीं जाने का प्लान बना लेते हैं। सीओ भी उनकी बातें सुनकर खुशी से कूद पड़ता है, मैं भी साथ चलूंगा। लेकिन यह खुशी सीओ के लिए कुछ ज्यादा देर तक नहीं टिकती। उसका पूरा परिवार घूमने विदेश निकल चुका होता है और उसके लिए एक खत छोड़ गया होता है। सीओ के एक साथी ने उसे वह खत दिया होता है जिसमें उसकी माँ ने घर पर सारा काम करने का निर्देश दिया होता है। साथ ही कहा था कि उसके घर पर आने तक पूरा घर साफ सुथरा होना चाहिए। बेचारा सीओ वो खत लेकर घर लौट आया। जैसे ही अंदर घुसा, घर की हालत देखकर उसके पसीने छूट गए। सारा सामान बिखरा पड़ा था, कोई चीज अपनी जगह पर नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो इनकम टैक्स का छापा पड़ा हो। खत में सबसे पहले गीले और सूखे कचरे को अलग करने को लिखा था। उसने घर के सूखे कचरे, कबाड़े और बाकी चीजों को अलग करके बाहर कचरा दान में फेंक दिया और बचे गीले कचरे को रात में फेंकने का प्लान बनाया। सीओ काम से अभी फ्री हुआ था तो सीओ अपना मोबाइल चेक करता है। उसे अपनी दोस्त का मैसेज मिलता है, उसमें उसे रात के खाने का बुलावा था। सीओ सोचता है कि आज रात के खाने का इंतजाम तो हो गया, उसे थोड़ी राहत मिली। लेकिन दिन के खाने के लिए जब वह रसोई घर में गया तो बर्तनों के नीचे काफी दिनों से पड़ा सड़ा खाना दिखा। वहाँ एक सेब भी पड़ा था जिस पर कीड़े लग चुके थे। उसने उन सभी चीजों को एक बैग में भर लिया। शाम को दोस्त से मिलने निकल गया। रास्ते किनारे एक कचरादान दिखा, उसने सारा खाना वहां पर फेंक दिया। ये कचरादान बेहद ही गंदा था क्योंकि आसपास के इलाके के लोग अपना गीला कचरा यहीं पर डालते थे। उसने उसमें तरह तरह के कीटाणु लगे हुए थे और उसी की चपेट में वह सेब भी आ गया। अगली सुबह म्यूनिसिपालिटी वाले कचरे को रिसाइकल करने के लिए ट्रक में भरकर ले गए, जिसमें वही सेब भी शामिल था। यह सारा खाना रिसाइकल होकर गाय के चारे में बदला गया। तबेले में जब यही चारा गाय द्वारा खाया गया तो उसका मालिक गाय के मांस के लिए उसकी जान ले लेता है। अब गाय का यह मांस पहुंचा उसी होटल में जहां सीओ और किम डिनर करने गए थे। डिनर में उन्होंने वही गोश्त मंगवाया, लेकिन बेचारे सीओ को नहीं पता था कि जिस गोश्त को वह ताजा समझकर खा रहा है उसमें दुनिया भर के घरों का सड़ा गला खाना ही नहीं, बल्कि उसके घर का भी सड़ा खाना और वह सेब भी शामिल है। खाते खाते अचानक उसके दांतों में कुछ फंस गया। निकालने पर सेब का छिलका निकला। यह बात आग की तरह फैल गई कि गोश्त में सेब का छिलका कैसे आया। सेब भी सोच में पड़ गया। खैर, दोनों खाने के बाद पार्क में बैठकर बातें कर रहे थे। किम ने सीओ से कहा कि वो उसे पसंद करती है। दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार कर ही रहे थे कि अचानक कुछ लड़के आकर सीओ को मारना शुरू कर देते हैं। सीओ को इतना मारा कि वो उल्टी करने लगा। उल्टी में जो गोश्त उसने खाया था सब बाहर आ गया। देखते ही देखते उसका चेहरा पूरी तरह बदलने लगा। न जाने कैसे उसके अंदर इतनी ताकत आ गई कि मच्छर मारने से डरने वाला सीओ उन दोनों लड़कों को उठा उठा कर पटक रहा था, मानो उसके ऊपर भूत सवार हो गया हो। सीओ का विकराल रूप देखकर किम डरकर भाग गई। इधर सीओ पूरी तरह बेकाबू हो गया, मानो वो ज़ॉम्बी बन चुका हो। नरभक्षी की तरह हर किसी का खून पीने के लिए पीछे भाग रहा था। वही लड़के जिन्हें उसने मारा था वो भी नरभक्षी बन चुके थे और पार्क में दूसरे लोगों का शिकार कर रहे थे। इधर किम ही नहीं, जिन जिन लोगों ने होटल में वो गोश्त खाया था वे सब धीरे धीरे ज़ॉम्बी बनते जा रहे थे। पूरे शहर के लोग उसका शिकार बन रहे थे। शहर में नरभक्षी बन रहे थे। टीवी के हर चैनल पर वही ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। अब सीओ घर लौटा और टीवी पर यह खबर देखने लगा। उसे समझ आ गया कि उसे क्या हुआ है, किसी वायरस की वजह से। लेकिन इस वायरस का डॉक्टरों के पास कोई इलाज नहीं था। सभी लाचार थे और बचे लोग धीरे धीरे नरभक्षी बनते जा रहे थे। बेचारे सीओ को यह सब देखकर इतना गुस्सा आया कि उसने अपने पूरे घर में तोड़ फोड़ मचा दी। इधर उसका परिवार भी छुट्टियां बिताकर घर लौट आया।
काफी देर से वे बाहर ही खड़े थे मगर सीओ दरवाजा नहीं खोल रहा था। आखिरकार दूसरी चाबी से ताला खोलकर जब वह अंदर घुसे तो घर का नजारा देखकर वे हक्के बक्के रह गए। सीओ एक कोने में बैठा था। उसकी माँ चिल्लाई, तुम्हें मैंने कहा था घर साफ रखना, यह क्या सफाई की है। सीओ यह सुनकर आग बबूला हो गया। उसने ही अपने पिता पर हमला कर दिया, फिर छोटी बहन को मार डाला, लेकिन माँ किसी तरह बच गई। पूरा शहर नरभक्षियों से भर चुका था। हर गली हर मोहल्ला उनकी तादाद बढ़ती जा रही थी। लोग सिर्फ शिकार हो रहे थे। अपनी जान बचाने के लिए लोग घरों की छतों पर चढ़ रहे थे, सरकार से गुहार लगा रहे थे। चारों तरफ हाहाकार मची हुई थी। पुलिस ज़ॉम्बीज को रोकने की कोशिश कर रही थी। अब ज़ॉम्बीज की भीड़ में सीओ को किम दिखती है जो नरभक्षी बन चुकी थी। फिर किम ने सीओ को एक सेब खाने को दिया। सीओ उसके प्यारे हाथों से लेकर वह खाने लगा। भले ही दोनों ज़ॉम्बीज बन चुके थे लेकिन उनका प्यार आज भी जिंदा था। इसी के साथ यह कहानी का पहला अध्याय यहीं खत्म होता है और हेवनली क्रिएचर नाम की दूसरी कहानी की शुरुआत हुई। यहाँ हम पार्क से रूबरू होते हैं जो UR इंटरनेशनल नाम की रोबोटिक कंपनी में टेक्नीशियन का काम करता है। पार्क एक बड़े बौद्ध मंदिर में अपनी कंपनी की तरफ से इनमंग नाम के रोबोट की जांच करने जा रहा है। मंदिर में पार्क की मुलाकात सबसे बड़े पुजारी से हुई। उन्होंने बताया कि यह रोबोट अब रोबोट नहीं रहा बल्कि सन्यासी बन चुका है। एक आम इंसान की तरह वो सभी काम करता है, इसीलिए हमें नहीं लगता कि इसमें कोई भी कमी है, लेकिन आप अपनी तसल्ली कर लीजिए। बात करते करते वे एक बहुत बड़े बरामदे में पहुंचते हैं जहाँ सभी पुजारी पूजा कर रहे थे। वो रोबोट भी पुजारियों के साथ बैठकर ध्यान मग्न था, जिसे बौद्ध मंदिर का हर अनुयायी गुरु की तरह नमन कर रहा था। आपने रोबोट को दुनिया भर के काम करते देखा होगा, लेकिन किसी रोबोट के इंसानों के साथ रहते रहते साधु बन जाना वाकई में बड़ी बात है। जब पार्क ने भी उस रोबोट को देखा तो वह हैरान रह गया। अब रूटीन चेकअप के लिए पार्क ने अपने औजारों में इनमंग का निरीक्षण शुरू किया। देखकर वह दंग रह गया कि इतने सालों बाद भी उसमें कोई कमी नहीं। उसके सारे पुर्जे एकदम सुचारू रूप से काम कर रहे थे। पार्क ने मंदिर के बाकी अनुयायियों को इनमंग की अच्छी सेहत की खुशखबरी दी। वो बिल्कुल तंदुरुस्त है। यह सुनकर इनमंग ने पार्क से कहा, मुझे यहाँ कोई दिक्कत नहीं हुई। मंदिर के सभी लोग मुझे खुश रखते हैं, तो आखिर कंपनी वालों ने तुम्हें मेरा चेकअप करने के लिए भेजा ही क्यों है। इनमंग की बात सुनकर पार्क ने मंदिर के सभी अनुयायियों से कहा, आप सभी रोबोट को भगवान मानने लगे हैं। गजब की बात तो यह है कि रोबोट भी खुद को भगवान कहने लगा है। ऐसे में अगर यह खुद को भगवान समझ रहा है तो पक्का मुझे इसका इलाज तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक रोबोट कभी भगवान नहीं बन सकता। तभी हेजो नाम की एक महिला भक्त वहां खड़ी हो गई और पार्क से इनमंग का दोबारा निरीक्षण करने की गुजारिश करने लगी, मगर वो उसकी बातें अनसुना करके वहां से घर चला गया। अगली रात पार्क अपने कमरे में आराम कर रहा था, तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। दरवाजे के दूसरी तरफ एक लड़की खड़ी थी जिसके साथ उसका पालतू रोबोट भी था। पार्क ने दरवाजा खोला तो लड़की बोली कि क्या आप मेरे रोबोट को सही कर सकते हैं? मेरे डॉगी को दिक्कत हो गई है, क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं? पार्क बोला कि मैं अलग तरीके का टेक्नीशियन हूँ, खास रोबोट सही करता हूँ। इस तरह के रोबोट के लिए मार्केट में और लोग हैं, उनके पास जाइए। यह सुनकर वह लड़की वहीं पर रोने लगती है और पार्क से विनती करने लगती है। पार्क को बेचारी पर तरस आ जाता है। उसने डॉगी में पीसी लगाकर वापस कर दिया, लेकिन यह क्या, कुछ देर पहले अपनी डॉगी के लिए वह जोर जोर से रो रही थी, अब उसकी कोई फिक्र ही नहीं। बड़ी लापरवाही से उसे घसीटकर वह गेट तक ले गई और कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। पार्क यह सब खिड़की से देख रहा था। तभी कंपनी से फोन आया मंदिर के उस रोबोट के बारे में पूछताछ के लिए। वहीं दूसरी तरफ हेजो मंदिर के कमरे में इनमंग से बातें कर रही थी। कंपनी वाले सिर्फ आपको रोबोट समझते हैं, लेकिन हमारे लिए आप भगवान से कम नहीं। जवाब में इनमंग बोला, संसार में तरह तरह के लोग होते हैं, सबकी अपनी सोच होती है, इसे लेकर परेशान न हो, सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दो। अब सुबह होते ही रोबोटिक कंपनी UR इंटरनेशनल के अध्यक्ष कांग खुद मंदिर में अपने तमाम लोगों के साथ आ धमके। उसने इनमंग को हमेशा के लिए बंद करने का निर्देश दे दिया। कांग कहता था कि इनमंग बंद हो जाए क्योंकि वह बहुत ही पुराना हो चुका है, मंदिर में रह रह कर लोगों की तरह सोचने लगा है। उसने रोबोट को लोगों की मदद के लिए बनाया था, न कि भगवान बनने के लिए। ऐसे में उसका धंधा चौपट हो जाएगा, इसलिए इनमंग का काम बंद कर दिया जाए। मगर मंदिर के अनुयायी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। उनके बीच तीखी नोक झोंक शुरू हो गई। तभी पार्क भी वहां पर आ पहुंचा। वो भी इनमंग को नष्ट करने से मना करता है, लेकिन कंपनी के कुछ लोगों ने उसे मार मार कर उसका बुरा हाल कर दिया।
दिया था। अब इनमंग को गुस्सा आ जाता है। वो एक एक कर कर उन लोगों को मारने लगा जिन्होंने पार्क पर हाथ उठाया था। वो वहाँ पर मौजूद लोगों से कहता है, रोबोट कोई और नहीं बल्कि इंसानों के चरित्र को सिखाता है। अगर मनुष्य अच्छा है तो वह भी अच्छा होगा, जैसे मैं इन लोगों के बीच रहकर बन गया हूँ। और अगर मनुष्य बेकार है तो उनकी संगति में रोबोट भी बेकार हो जाएगा। इसीलिए अगर किसी को खत्म करना है तो सबसे पहले उस पापी मनुष्य को खत्म करें। इतना कहकर वो भगवान बुद्ध की प्रतिमा के आगे बैठ गया। एक एक करके अपने पुर्जे नष्ट करने लगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई साधु संत समाधि लेता है। यह सब देखकर पार्क के तो होश ही उड़ गए। एक अच्छा खासा रोबोट जो कभी दूसरों के इशारों पर काम करता था वो सन्यासी बन जाएगा, ऐसा कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। वो उसके जाने का अफसोस मनाने लगा। सिर्फ वही नहीं, मंदिर के बाकी अनुयायी भी सबके सामने शोक मना रहे थे। अब पार्क वापस घर आता है। उसी पालतू डॉगी को कचरे के डिब्बे से निकालकर उसमें अपने शरीर का चिप फिट कर लेता है। मतलब पार्क कोई इंसान नहीं बल्कि रोबोट है। उसने इनमंग की महानता देखकर दूसरों की मदद करना ही सही समझा, क्योंकि इस संसार में मदद करने से बड़ा पुण्य का काम और कुछ नहीं। और यही हमारा दूसरा अध्याय भी समाप्त होता है। अब तीसरे अध्याय हैप्पी बर्थडे की तरफ बढ़ते हैं। इस कहानी में मिन्सो नाम की एक छोटी बच्ची है। वो कंप्यूटर पर कुछ ढूंढ रही है। तभी उसके पिता 8 नंबर की पूल बॉल ढूंढने उसके कमरे में आते हैं, लेकिन मिन्सो ने वो बॉल बाहर फेंक दी है और नई बॉल का ऑर्डर दे दिया है। जो बॉल मिन्सो ने बाहर फेंकी वो लुढ़कती हुई एक गड्ढे में गिर जाती है। उस गड्ढे में कुछ अजीब रसायन बन रहा है जिसकी किसी को भी खबर नहीं। इधर टीवी पर चारों तरफ हड़कंप मच गया, क्योंकि बहुत जल्द पृथ्वी से 8 नंबर का एक बड़ा उल्का पिंड टकराने वाला है। उसके बाद सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। यह खबर सुनकर सभी अपनी सुरक्षा के इंतजाम में जुट गए। मिसो के माता पिता और अंकल हुआन भी परिवार को सुरक्षित जगह पर ले जाने की व्यवस्था कर रहे थे। पूरा परिवार एक खास सुरंग में छुप जाता है। यह सुरंग जरूरी नैतिक चीजों, पेड़ पौधों और खान पान की चीजों से पूरी तरह व्यवस्थित है। यहाँ टीवी भी लगा है जो साइकिल से बिजली पैदा करके चलती है। अब सभी पूल गेम खेलने में व्यस्त हैं। वहीं मिसो टीवी पर अपने मनपसंद धारावाहिक देखने के जुगाड़ में लगी है। तभी अचानक न्यूज़ चैनल पर दिखा कि पृथ्वी के गिरने वाला उल्का पिंड बिल्कुल उसी बॉल जैसा दिखता है जो उसने ऑर्डर किया था। यह देखकर वह घबरा गई, जोर जोर से चिल्लाने लगी और परिवार वालों को एकत्रित करने लगी और उनको यकीन दिलाने की कोशिश करने लगी कि वह उल्का पिंड वही है जो उसने ऑर्डर किया है। दरअसल मिसो ने वह बॉल गलती से तोड़ दी थी। पिताजी को पता चलने से पहले उसने एक अजीब वेबसाइट पर जन्मदिन की तारीख डालकर नई बॉल ऑर्डर कर दी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह बॉल कहां से आ रही है। मिसो को लगने लगा कि यह वेबसाइट रहस्यमयी है जिसका नाता दूसरी दुनिया से है। यही सोच समझकर वह खुद को दोष दे रही थी और दुनिया खत्म होने का कारण खुद को मान रही थी। अंकल उसके कंप्यूटर को चेक करते हैं। पता चलता है कि मिसो बिल्कुल सही कह रही है। अंकल हुआन ने मिसो के माँ बाप को बताया कि यह सही कह रही है, क्योंकि नासा के मुताबिक ब्लैक बॉल सबसे पहले इंटरनेट से कनेक्ट हुई थी। उसके बाद ही यह पृथ्वी पर खतरे की घंटी बन गई। इतने में मिसो आ गई और बोली, क्यों न ऑर्डर कैंसिल करके देखा जाए, क्या पता इसी से दुनिया को बचाया जा सके। मगर तभी घर की बिजली चली गई। माँ बाबा साइकिल चलाकर बिजली लाने लगे, फिर कंप्यूटर चालू करके वेबसाइट ढूंढने लगे जहां मिसो ने ब्लैक बॉल ऑर्डर की थी। लेकिन उससे पहले कि वह ऑर्डर कैंसिल कर पाते, साइकिल की रफ्तार धीमी होने से बिजली दोबारा चली गई। अब सभी मायूस होकर बैठ गए। बेटी मिसो को जन्मदिन की बधाइयाँ देने लगे, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता था। कुछ ही मिनटों में पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, क्या पता जिंदा बचे या नहीं, इसलिए पहले ही बधाइयाँ दे दी। कुछ ही वक्त में उल्का पिंड पृथ्वी से टकराने जा रहा था। सब कुछ तबाह हो गया। उस हादसे के 10 साल बाद संपूर्ण संसार में सिर्फ मिसो का परिवार ही बचा। सुरंग में इतना समय बिताने वाली मिसो अब बड़ी हो चुकी है। सुरंग के पौधे भी अब फल देने लायक हो चुके हैं। सब कुछ पहले जैसा लगने लगा ही था कि तभी भूकंप आ गया। झटके से दरवाजा टूट गया। सूरज की तेज किरणें अंदर आने लगी, लेकिन बाहर सब कुछ बदल चुका था। पृथ्वी पहले जैसी हो चुकी थी। सूरज की किरणों के सहारे मिसो बाहर निकली। उसे एक परजीवी दिखा जिसके हाथ में मिसो के जन्मदिन की तारीख लिखी थी। उसे छूने के बाद परजीवी गायब हो गया। सारा संसार पहले की तरह सुहाना नजर आने लगा। अब पूरा परिवार खुद को जीवित देखकर खुशनसीब समझता है। एक दूसरे को मुबारकबाद देकर हौसला अफजाई करते हैं। उसी के साथ कहानी का अंतिम अध्याय भी यहीं समाप्त होता है। दोस्तों, इन तीनों अध्यायों की समाप्ति तो यहीं हो गई, मगर जाते जाते यह आने वाले कल की उस खौफनाक युग की तस्वीरें छोड़ गई
जो शायद आज हमारे और आपके लिए सिर्फ एक कहानी है। उदाहरण के तौर पर आप हाल ही में मिले ज़ोंबी वायरस को ले लीजिए, जो आर्कटिक के ग्लेशियर के पिघलने की वजह से वैज्ञानिकों के हाथ में लगा है। वही हमारी ज़िंदगी में अहम भूमिका रखने वाली AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी भविष्य का बड़ा खतरा बताया जा रहा है। ज़रा सोचिए क्या मंजर होगा उस समय का जब हमारी कहानी में दिखाई गई यह चीज़ें उसी अंदाज में साकार हों। क्या इंसानी सभ्यता इन मुसीबतों से पार पा सकेगी? यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हमारी यह कहानी उसकी एक झलक जरूर पेश करती है। आपके इस बारे में क्या विचार हैं? आप कितने सहमत हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। कहानी अगर पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यदि आप भी किसी मूवी का एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर नाम बताइएगा। जल्द ही हाजिर होता हूँ नई मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल ज़रूर रखिए। धन्यवाद।